हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया बैंक ऑडिट का पार्ट 2 लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है। एनी एसेट या एडवांस व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम, कोई भी एसेट या कोई भी एडवांस जो बैंक ने दिया है, जब वो इनकम जनरेट करना बंद कर दे तो उसे हम एनपीए बना देते हैं। एनपीए इफ इनकम आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 डेज। तो यहाँ पे एनपीए के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैं कहूँ दो तरीके से, एक तो 90 डेज के लिमिट वाला और एक अदर देन 90 डेज के लिमिट वाला। तो 90 डेज की लिमिट की बात करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसे एडवांस या कोई भी ऐसे लोन जो कि बैंक ने दे रखे हैं वो कब एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे, यानी कि जहाँ से हमें इनकम मिलना बंद हो जाएगी। टर्म लोन, यानी अगर कोई टर्म लोन बैंक ने दिया है किसी पर्सन को, उसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल यानी कि मैं कह सकता हूँ इंस्टॉलमेंट के अंदर दोनों जुड़े होते हैं, इंस्टॉलमेंट की बात करें, ठीक है, वो अगर ओवरड्यू हो जाता है 90 दिन से ज़्यादा के लिए, 90 दिन या उससे ज़्यादा के लिए, तो वो एनपीए बन जाएगा। ओवरड्राफ्ट अकाउंट यानी कि कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है कि कैश क्रेडिट है ओवरड्राफ्ट में, उसकी लिमिट से ज़्यादा पैसे अगर विड्रॉ कर लिए हैं, यानी विड्रॉ मोर देन द लिमिट गिवन, ठीक है, और 90 दिन हो जाते हैं इस बात को, विड्रॉल को, या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट हमारा एनपीए बन जाएगा। जैसे कि अगर लिमिट दे रखी थी, मान लेते हैं 5 लाख की लिमिट दे रखी है, 5 लाख की, और निकाल लिए हैं 6 लाख रुपए, और वो 6 लाख रुपए ओवरड्यू है 90 दिन या उससे ज़्यादा के लिए, तो वो एनपीए बन जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन, ये सारफेसी एक्ट के अंदर है। इसमें लिखा हुआ है कि लिक्विडिटी ऑफ फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग है 90 दिन या उससे ज़्यादा के लिए। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, ओवरड्यू रिसीवेबल, जहाँ पर रिसीवेबल ओवरड्यू हो जाए, प्लस एमटीएम यानी कि मार्क टू मार्केट 90 दिन या उससे ज़्यादा के लिए। क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम मिनिमम पेमेंट, क्रेडिट कार्ड में कुछ मिनिमम पेमेंट होती है, हम सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम पेमेंट होती है जो कि हर महीने जब बिल बनता है उसका देना पड़ता है। अगर वो मिनिमम पेमेंट नहीं पे करते 90 दिन से ज़्यादा के लिए, 90 दिन से ज़्यादा के लिए, ये सारी चीज़ जितनी भी लिमिट्स है ये 90 दिन से ज़्यादा के लिए है। 90 दिन तक नहीं होगा, 90 दिन से ज़्यादा के लिए होगा। बिल डिस्काउंटेड, यानी कोई बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, ओवरड्यू हो गया 90 दिन से ज़्यादा के लिए, तो भी एनपीए बन जाएगा। तो ये सारे 90 दिन की लिमिट वाले थे, जहाँ पे 90 डेज से ज़्यादा अगर हो जाते हैं इनके इंस्टॉलमेंट को, इनके इंटरेस्ट या इनके प्रिंसिपल को, तो एनपीए बना देंगे। ये वो है जहाँ पे 90 डेज की हम लिमिट नहीं देखेंगे। क्या है इसमें? एग्रीकल्चर एडवांसेस। एग्रीकल्चर एडवांसेस में दो आते हैं, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट में दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। आउटस्टैंडिंग है या ओवरड्यू है फॉर 2 क्रॉप सीजन, यानी अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 2 क्रॉप सीजन तक अगर उसके इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है तो वो लोन, वो एडवांस एनपीए बन जाएगा। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, यानी कि 1 ईयर और 2। एनपीए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। यह एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल, टेम्परेरी डेफिशिएंसी, यानी कि ये हमारा नॉर्मल रूल है 90 डेज से ज़्यादा का, उसके एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी कि इवन इफ इंस्टॉलमेंट यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज रिसीविंग ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट में मिल रहे हैं तो भी हम इस कंडीशन के अंदर, टेम्परेरी डेफिशिएंसी के पॉइंट के अंदर, हम उस लोन को, उस एडवांस को हम एनपीए बना देंगे। ड्रॉइंग इन वर्किंग कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर कोई वर्किंग कैपिटल अकाउंट को लोन ले रखा है, ठीक है, विच इज वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड विद एडुकेशन ऑफ करंट एसेट, यानी उसकी जगह में करंट एसेट गिरवी रखवा रखे हैं या फिर उनका स्टॉक अगर रखवा रखा है। ड्रॉइंग पावर ऑफ वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ करंट स्टॉक एज पर स्टेटमेंट, और उसकी स्टेटमेंट हमें बैंक को देनी पड़ती है। वर्किंग कैपिटल लोन अगेंस्ट स्टॉक, इसको कहेंगे वर्किंग कैपिटल लोन अगेंस्ट स्टॉक। तो स्टॉक की जो स्टेटमेंट है शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ, जो स्टॉक की स्टेटमेंट बैंक को दी जाएगी वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो एनपीए बना देंगे, यानी बैंक को उसे एनपीए बनाना पड़ेगा। यानी अगर हम किसी बैंक में ऑडिट के लिए जा रहे हैं और वहाँ चेक करेंगे कि बैंक ने कोई वर्किंग कैपिटल का लोन तो नहीं दे रखा, और अगर दे रखा है तो फिर उस कंपनी से या फिर उस एंटिटी से वो स्टॉक के जो स्टेटमेंट है वो मंगा रहे हैं या नहीं मंगा रहे, और वो स्टेटमेंट जो है 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर 3 महीने से ज़्यादा पुराना हुआ, इफ स्टॉक स्टेटमेंट इज ओल्डर देन 3 मंथ और स्टॉक स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव, और इस डिफॉल्ट को प्लस सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज़्यादा इसको हो जाते हैं, तो उस लोन को हम
एनपीए बना देंगे, चाहे उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो या ना हो, उस लोन को हम डायरेक्टली एनपीए बना देंगे। यानी कि एक्सेप्शन है टू द नॉर्मल रूल ऑफ एनपीए। बैंक एड हॉक बेसिस पे या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू करती है जो क्रेडिट वर्दिनेस है क्लाइंट की। अगर अकाउंट्स नॉट रिव्यूड रेगुलर या फिर एड हॉक बेसिस पे फॉर क्रेडिट लिमिट विद इन 180 डेज और 180 दिन इसको हो जाते हैं फ्रॉम ड्यू डेट एड हॉक डेट ऑफ सैंक्शन, द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज एनपीए। तो उस अकाउंट को भी हम एनपीए बना देंगे, चाहे उस पर इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमें रिसीव हो या ना हो टाइम टू टाइम। ऑल एडवांसेस for any facilities provided to borrower will be treated as NPA if any or part of the facilities has become irregular or NPA। यानी इसका मतलब क्या है कि एक है मिस्टर एम जिसने बैंक से लोन ले रखा है, 3 लोन ले रखा है, लोन 1, लोन 2, लोन 3, एक हाउस का लोन, एक कार का लोन और एक पर्सनल लोन। ये भी एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल है, यानी यहाँ पे भी 90 डेज से ज़्यादा की जो लिमिट है उसको हम नहीं देखेंगे। इफ एनी वन लोन बिकम एनपीए, इन तीनों में से कोई एक लोन अगर एनपीए हो जाता है, इन तीनों में से कोई भी एक लोन एनपीए हो जाता है, देन ऑल लोन विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। तो हम सारे ही लोन्स को एनपीए मानेंगे। हो सकता है ये लोन एनपीए हो जाए और इस पे में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पूरी मिल रही हो, लेकिन तब भी इस लोन को और इस लोन को हम एनपीए बना देंगे। यानी कि जब हम कहीं ऑडिट पे जाते हैं बैंक पे और वहाँ पे देखते हैं कि एक पर्सन ने अलग अलग टाइप के लोन ले रखे हैं और एक लोन एनपीए में है और बाकी लोन उसने एनपीए में नहीं डाल रखे, तो हम बैंक को पकड़ सकते हैं डिफॉल्ट के लिए कि उसको बाकी लोन को भी एनपीए में डालना पड़ेगा। हेंस एसेट क्लासिफिकेशन इज बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज, यानी बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज या लोन वाइज नहीं होगा। सी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड शेयर, यानी कि वो लोन ले रखा है और उसके लोन के लिए सिक्योरिटीज दे रखी है। ये पर्सन है, इसने लोन लिया बैंक से और उसके अगेंस्ट शेयर्स गिवन एज सिक्योरिटीज, जिसके लिए उसने शेयर्स दिए एज सिक्योरिटी और उन शेयर को एसेस कराया बैंक ने, उसकी मार्केट वैल्यू एसेस कराई 100 लाख थी। नाउ अब क्या हुआ, ये लोन लिया 2015 में, 2016 के अंदर लोन एनपीए बन गया। यानी कि पहला काम क्या हुआ, लोन पहले एनपीए बना, यानी इस पर्सन ने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे नहीं करी, 90 दिन से ज़्यादा हो गए ओवरड्यू को। अब लोन एनपीए हो गया, अब इसने सिक्योरिटी लिखवा रखी थी, तो अब गवर्नमेंट बैंक क्या करेगी, वैल्यू दोबारा एसेस कराएगी, वैल्यू ऑफ शेयर्स, और वैल्यू जो एसेस कराई वो निकली 40 लाख। तो ये हमारा था कि अगर पर्सन ने लोन लिया है, अगर किसी पर्सन ने लोन लिया हुआ है और उसके अगेंस्ट उसने सिक्योरिटीज लिखवा रखी है और वो लोन एनपीए हो जाता है और सिक्योरिटी की जो रीअसेस वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू से 50% कम हो जाती है, तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउटफुल या फिर लॉस एसेट बना देंगे, उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउटफुल या लॉस एसेट बना देंगे, यानी कि उसको सब स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे। और डाउटफुल और लॉस एसेट कब बनाएंगे, जब सिक्योरिटी की जो वैल्यू है is more than 10% of outstanding balance, is more than 10% of outstanding balance, ठीक है, तो उसको डाउटफुल बनाएंगे। अगर सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन है 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी जो लोन लिया है उसका 10% से भी कम है, तो उसे लॉस एसेट बना देंगे, यानी कि मीन्स सब स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट फैसिलिटीज, अकाउंट गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बैक्ड अप बाय गारंटी ऑफ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। ट्रीटेड एज एनपीए ओनली व्हेन गवर्नमेंट रेप्यूटेट इट्स गारंटी, यानी कि अगर कोई लोन दिया हुआ है बैंक ने, कोई एडवांस दिया हुआ है जिसकी पेमेंट की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखी है, इसी पेमेंट की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखी है, तो अगर उसमें कोई पेमेंट रिसिप्ट नहीं होती, इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल रिसिप्ट नहीं हो रहा, तो भी उसे एनपीए नहीं बनाएंगे। उसे एनपीए कब बनाएंगे, जब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेप्यूटेट इट्स गारंटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद कंसोर्टियम एडवांस, कंसोर्टियम एडवांस क्या होता है, लोन गिवन बाय ग्रुप ऑफ बैंक, जब बहुत सारे लोन बैंक जो है एक ग्रुप बना के लोन दे देते हैं बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये एक है बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, इन चारों ने मिलके एक लोन दिया हुआ है और बैंक 3 को उन्होंने लीड बैंक बना रखा है, तो बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर, बैंक एंड अदर एक्सपेक्ट्स हैविंग अ बेयरिंग ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ द एडवांस, यानी कि हर बैंक अपने अकाउंट्स के अंदर उसको एनपीए बना सकता है, नहीं बना सकता, वो उसके ऊपर है, यानी कि हर बैंक का अपना अपना डिसीजन होगा। ठीक है, अब एनपीए कब बनेगा, ये मान लेते हैं 4 बैंक है और इस बैंक को लीड बैंक बना दिया,
एंड रिसीव इंटरेस्ट, और यही इंटरेस्ट रिसीव करता है और बाद में इन तीनों बैंक को दे देता है, 1 2 और इस बैंक को दे देता है, ठीक है। ऑन बोरोइंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कंसोर्टियम मेंबर्स। अब क्या हुआ, जो बैंक 3 था हमारा ये वाला, रिसीविंग रेमिटेंसेज यानी कि इसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो मिल गया, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर ऑफ अदर बैंक, और बैंक 1 2 और 4 के अंदर इसने अभी तक नहीं बांटा, देन बैंक 1 2 4 विल ट्रीट सच लोन, तो बैंक 1 2 4 क्या करेंगे, इस लोन को एनपीए बना लेंगे, इवन दो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोवर एंड रिसीव, यानी कि इंटरेस्ट पे हो गया, रिसीव भी हो गया बाय द बैंक 3, प्रोवाइडेड दैट सच नॉन पेमेंट बाय रिसीवर बैंक 3 कॉन्टिन्यूस फॉर मोर देन 90 डेज, यानी कि अगर जिसने पर्सन ने लोन लिया हुआ है वो अगर टाइम पे पेमेंट कर रहा है तो भी उसको एनपीए बना देंगे, अगर लीड बैंक जो है, लीड बैंक वो बाकी बैंक्स को जो रेमिटेंसेज है वो नहीं देता तो। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांस अगेंस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्म लोन, एनएससी एलिजिबल फॉर सरेंडर, केवीपी यानी किसान विकास पत्र, और लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑप्शन टू ट्रीट एज एनपीए और नॉट, यानी कि अगर किसी पर्सन ने इन सबको रखवा के बैंक के पास रखवा के लोन लिया हुआ है तो उस लोन को बैंक चाहे तो एनपीए ना बनाए, अगर 90 डेज है उससे ज़्यादा, 90 डेज से ज़्यादा अगर नॉन पेमेंट ओवर ड्यू हो चुका है तो बैंक उसे एनपीए नहीं बनाएगा, प्रोवाइडेड एडुकेट मार्जिन इज अवेलेबल इन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक फाइनेंस गिवन, यानी एनपीए ओनली इफ देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड इज ओवर एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ डेबिट। मोरेटोरियम पीरियड होता है कि जब बैंक एक टाइम पीरियड देता है कि उसके बाद ही पेमेंट करनी होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और एग्रीकल्चर प्लांटेशन, ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड को, तो मोरेटोरियम पीरियड इज अवेलेबल। तो एग्जांपल लेते हैं कि मोरेटोरियम पीरियड दे रखा है, लोन लिया 1 जनवरी 2013 को और बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट कर रहा है, बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट कर रहा है, ये मोरेटोरियम पीरियड है, और इस पीरियड के बाद उस पर्सन को इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, यानी कि यहाँ से अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दी एंड डिफॉल्ट कंटिन्यूस फॉर मोर देन 90 डेज, तब एनपीए बनेगा, यानी यहाँ तो उसको इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी ही नहीं है, लेकिन बैंक तो इंटरेस्ट को अपना क्रेडिट करता रहेगा अक्रूवल बेसिस पे, क्योंकि एनपीए तो वो हुआ नहीं है। यहाँ से जब वो अपना पे नहीं करेगा इंस्टॉलमेंट और 90 डेज से ज़्यादा हो जाएंगे तो ही बैंक उसे एनपीए बनाएगा, यानी ये जो पीरियड होता है जहाँ पे उससे कोई भी चीज़ नहीं मांगी जाती वो कहलाता है मोरेटोरियम पीरियड, जिसको जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। अगला, नेचुरल कैलेमिटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक में डिसाइड टू रिलीव मेजर्स, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म इनटू लॉन्ग टर्म या फिर रीशेड्यूल। नाउ दिस रीशेड्यूल लोन विल गवर्न बाय एनपीए सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस। नेटवर्थ ऑफ बोरोवर गारंटर या फिर सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्थ का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर किसी पर्सन ने लोन ले रखा है उसकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है और अगर वो पेमेंट नहीं करता तो भी उसका एनपीए बना देंगे, चाहे उसकी नेटवर्थ कितनी भी ज़्यादा हो कितनी भी कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर पर्पस फॉर ट्रीटिंग एन एडवांस एज एनपीए। प्रोजेक्ट लोन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 2 तरह के प्रोजेक्ट लोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है तो जर्नल हमारा वही है कि ओवर ड्यू अगर मोर देन 90 डेज है तो उसे एनपीए बना देंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, यानी कि कमर्शियल ऑपरेशन उसका शुरू नहीं हुआ और 90 डेज से ज़्यादा हो गए, उसने ओवर ड्यू हो गए, उसने पेमेंट नहीं करी तो उसको एनपीए बना देंगे। या फिर अगर वो टाइम से अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है टाइम से, तो भी उसको एनपीए बना देंगे। कब? व्हेन फेल्स टू कमेंस ऑपरेशन विद इन 2 ईयर्स, यानी कि जब उसकी ड्यू डेट थी वहाँ से 2 साल तक उसने अपना बिजनेस का जो कमेंसमेंट है यानी कि कमर्शियल कमेंसमेंट है वो शुरू नहीं करा और 2 साल हो गए उसको, ठीक है, तो भी चाहे वो पेमेंट करे या ना करे उसको हम एनपीए बना देंगे, ठीक है। फेल्स टू कमेंस ऑपरेशन विद इन 2 ईयर फ्रॉम ओरिजिनल डीसीसीओ, यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, इवन इफ नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो भी हम उसको एज अ एनपीए बना देंगे, ठीक है। ये तो था इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, यानी कि 2 साल हो जाए अगर उसकी ड्यू डेट जो थी जहाँ से उसको अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करना था वहाँ से 2 साल हो जाए और अगर वो नहीं शुरू करता तो उसको एनपीए बना देंगे, चाहे इंस्टॉलमेंट टाइम पे करे या नहीं करे उसको नहीं देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अगर आता है कि नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है तो जनरल वही है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन नहीं हुआ और ओवर ड्यू हो गया मोर देन 90 डेज से तो उसको एनपीए बना देंगे। फेल टू कमेंस, अगर वो फेल हो जाता है बिजनेस, फेल्स टू कमेंस बिजनेस विद इन 6 मंथ्स, यहाँ पे 2 साल था इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि टाइम लगता है इसमें, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना टाइम
इसमें इतना टाइम नहीं लगता, तो इसलिए हमने इसको टाइम पीरियड दे रखा है 6 महीने। यानी कि जो ड्यू डेट थी उसकी, वहाँ से 6 महीने तक अगर वो अपना बिजनेस शुरू नहीं करता, कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं करता, यानी ड्यू डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन 6 महीने तक, तो इवन इंस्टॉलमेंट डिसिपेट रेगुलरली, हम तब भी उसको एनपीए बना देंगे। उसके बाद टेक आउट फाइनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरेंजमेंट या एग्रीमेंट होगा दो बैंक्स के बीच में, बैंक वन और बैंक टू। यहाँ पे बैंक वन ट्रांसफर कर देगा या सेल कर देगा अपना फाइनेंस, यानी कि अगर बैंक वन ने किसी पर्सन को लोन दे रखा है तो वो बैंक टू को ट्रांसफर कर देगा कि भाई ये कह रहा है कि मैं तो रिकवरी करवा नहीं पा रहा, तुम रिकवरी करवा लेना। तो बैंक वन बैंक टू को अपना एडवांसेस सेल कर देगा या ट्रांसफर कर देगा, जैसे भी है। वेयर वन बैंक ट्रांसफर या सेल टू अदर बैंक एनी लोन और एडवांस, ठीक है। अब नाउ इफ सच फाइनेंस वाज एनपीए टू बैंक वन, अगर वो बैंक वन के लिए एनपीए था और बिकम्स एनपीए ड्यूरिंग ट्रांसफर, या फिर ट्रांसफर के ड्यूरिंग में ही वो एनपीए बन जाता है, तो बैंक टू क्या करेगा? देन बैंक टू टेकिंग ओवर द बैंक शुड क्लासीफाई द अकाउंट एज एनपीए, तो बैंक टू उसको एज ए एनपीए ही रिकॉर्ड करेगा। यानी यहाँ पे बैंक 90 जो बैंक टू है वो 90 डेज का वेट नहीं करेगा, सीधा उसको एनपीए बना देगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल डेट ऑफ एनपीए विद इन बैंक वन द प्रीवियस बैंक, यानी कि फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द अकाउंट वाज नॉट इन इट्स बुक्स ऑन दैट डेट। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल इंपोर्टर है जिसने पेड करे अपने ड्यूज बैंक अब्रॉड को, बट नो पेमेंट टू बैंक हु ग्रांट द फाइनेंस ड्यू टू एनी पॉलिटिकल रीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस। यानी एक इंपोर्टर है, उसने अपने ड्यूज पे कर दिए और पे करे हैं बाहर के बैंक में, इंडिया से बाहर के बैंक में, और उस बैंक को फिर पैसे देने थे जिस बैंक ने लोन दिया हुआ है इंडियन बैंक ने, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रही। बट नो पेमेंट टू बैंक हु ग्रांट द फाइनेंस ड्यू टू एनी पॉलिटिकल रीजन, कोई भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से, देन नो एनपीए। तो जो इंडियन बैंक है वो उसको एनपीए नहीं बनाएगी, प्लस लेकिन उसकी कंडीशन है बैंक हैविंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, bank having documentary evidences that importer has cleared the dues in full. However, such finance will be converted into NPA if importer bank does not deposit the amount to home bank from the date deposited by the importer and such default continues for 1 year. यहाँ पे 90 days नहीं है, यहाँ पर 1 year है और मोर, यानी कि जो इंपोर्टर बैंक है, जो फॉरेन का बैंक है ये वाला, अगर वो इंडियन बैंक को 1 साल तक, यानी जब इसने इसको पैसे दे दिए, इसको पैसे मिलने के 1 साल तक अगर ये इंडियन बैंक को पैसे नहीं देते, तो वो इंडियन बैंक फिर उस लोन को एनपीए बना लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम रिकॉग्निशन ऑफ बैंक। पहले हमने इनकम रिकॉग्निशन पढ़ा था ऑन इंटरेस्ट, सॉरी इन्वेस्टमेंट। अब ये इनकम रिकॉग्निशन है फॉर लोन एंड एडवांसेस एंड नॉट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो लोन एडवांसेस बैंक ने दे रखे हैं, सच एज इंटरेस्ट, फीस, कमीशन, ये सारी चीज़ें। जनरल रूल हमारा यही है, रिकॉग्नाइज एज पर अक्रूवल बेसिस, यानी कि जो इनकम है उसको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन एनपीएस के लिए, यानी कि जो हमारे लोन एडवांसेस एनपीएस हो गए हैं, अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ इनकम अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए, hence guidelines for banks that should not recognize income on NPA until actually realized, यानी कि एनपीएस पे जो इंटरेस्ट हमें वो कैश बेसिस पे होगा, यानी कि उसको एक्रूवल बेसिस पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑल्सो व्हेन एनी फाइनेंशियल एसेट बिकम एनपीए, यानी कोई भी अगर फाइनेंशियल एसेट, कोई भी लोन एडवांस हमारा एनपीए हो जाता है, देन ऑल इंटरेस्ट एक्रूड, जो भी इंटरेस्ट अभी तक एक्रू हुआ है जो कि रिसीव नहीं हुआ, एंड क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर विच हैज़ नॉट बीन रियलाइज शुड बी रिवर्स, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला, यानी कि जो भी हमने इंटरेस्ट अभी तक साल भर का पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर दिया और हमें नहीं मिला, उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीस और कमीशन अर्न बाय द बैंक्स एज अ रिजल्ट ऑफ रीशेड्यूलिंग, अगर किसी बैंक का किसी लोन को हम रीशेड्यूल या नेगोशिएट करते हैं, ये हमें पढ़ना है अभी, तो उस पर जो फीस और कमीशन मिली है उसको हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डेट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन अक्रूवल बेसिस, और ये जो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, ये तो रीशेड्यूलिंग पीरियड का जो टेन्योर है उसके अकॉर्डिंग उसको राइट ऑफ करना है। एनी एनपीए गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑन रियलाइज्ड बेसिस, यानी कि हमने भी पढ़ा था कि अगर कोई लोन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, तो उसको हम एनपीए तब तक नहीं बनाएंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपनी गारंटी को रेपुडिएट नहीं कर देती। लेकिन जो उस पर इनकम है वो रियलाइज बेसिस पे होगा, वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं होगा, कैश बेसिस पे होगा, अगर वो एनपीए की कंडीशन में आ जाता है। यानी कि उसको एनपीए तो नहीं बनाएंगे,
लेकिन जो उसकी इनकम है वो हम रियलाइज बेसिस यानी कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे अगर वो एनपीए की लिमिट में आ जाता है। रिवर्सेबल इनकम यानी कि इफ एनी एडवांस या बिल पेबल डिस्काउंटेड बिकम्स एनपीए, एनपीए बन जाता है एज एट द क्लोज ऑफ द ईयर यानी कि एज एट द बैलेंस शीट डेट, देन द एंटायर इंटरेस्ट एक्रू यानी जो भी इंटरेस्ट अभी तक एक्रू हुआ है और क्रेडिट हुआ पीएनएल के अंदर, चाहे वो इस साल का हो चाहे पिछले साल का हो, इस साल का हो चाहे पिछले सालों का हो, कोई भी हो, जैसे मोरेटोरियम पीरियड का था कि भाई हम इंटरेस्ट तो क्रेडिट करते जा रहे हैं लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे, इन पास्ट पीरियड शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड एज नॉट रिलाइज, तो उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा या ऐसे दिखाना पड़ेगा कि एज ए नॉट रिलाइज, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, लीज एसेट्स, एग्जाम्पल कार लोन। तो फाइनेंस चार्ज जो भी होगा क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट विच हैज बीन एक्रूड बिफोर एसेट्स बिकम एनपीए एंड रिमेनिंग अनरियलाइज्ड शुड बी रिवर्स्ड। टेक आउट फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंस अकाउंट परचेज्ड सोल्ड टू अदर बैंक, हमने पढ़ा था कि एक बैंक दूसरे बैंक को अपना एडवांस बेच देगी कि भाई हम तो रिकवरी कर नहीं पा रहे, आप खरीद लो, आप शायद आप रिकवरी कर लो, तो उसको कहते हैं टेक आउट फाइनेंस। तो टेक आउट फाइनेंस पे क्या होगा, वो टेक आउट फाइनेंस में पढ़ा था कि अगर वो जो खरीद रहे हैं अगर वो पहले वाले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एनपीए था तो दूसरे वाले के लिए भी एनपीए होगा। इफ रिकॉग्नाइज एज एनपीए बाय ट्रांसफरर बैंक एंड ट्रांसफरी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल रिकॉर्ड इनकम व्हेन रियलाइज ऑन कैश बेसिस, और एनपीए तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। पार्शियल रिकवरीज इन एनपीए यानी बैंक ने क्या करा और बोरोवर है, एब्सेंस ऑफ क्लियर एग्रीमेंट फॉर रिकवरीज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू, बैंक आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एक्सरसाइज द राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडवांस है उसको कैसे क्लासीफाई करा जाएगा। तो स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड है जो हमारे बिल्कुल अच्छे होते हैं, विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम एंड विच डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क, जहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल रिस्क होता है, नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा नहीं होता। स्टैंडर्ड के बाद वो बन जाते हैं एनपीए, स्टैंडर्ड के बाद वो बन जाते हैं एनपीए, जिसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड, यानी एनपीए बनते ही वो क्या बन जाएगा, सब स्टैंडर्ड। और कब तक सब स्टैंडर्ड रहेगा वो, 12 महीने तक, यानी कि अगर एनपीए बन गया, एनपीए बनते वो सब स्टैंडर्ड बन जाएगा, रिमेन फॉर ए पीरियड लेस देन इक्वल टू 12 मंथ, यानी 12 महीने तक, यानी 12 महीने से ज़्यादा अगर हो गया, यानी सब स्टैंडर्ड जब 12 महीने से ज़्यादा हो गया तो उसको हम डाउटफुल बना देते हैं, तो उसको हम डाउटफुल बना देते हैं, यानी कि डाउटफुल कौन होता है, जो सब स्टैंडर्ड रहे रिमेन फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, और उसके बाद उसको लॉस एसेट बना देते हैं। लॉस एसेट आइडेंटिफाइड बाय द बैंक, आइडेंटिफाइड by internal or external auditor, by RBI inspection. Such an asset is considered uncollectible and of such little value.